गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम वो जानते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसके बाद हम जानेंगे अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से कितने मार्क्स का आएगा? 12 मार्क्स। एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर से कितने मार्क्स का आएगा? 9 मार्क्स का। और जब टोटल करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज तो यहां से आएगा 21 मार्क्स का। तो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो एक पूछे जाएंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होगी, आपने एक सिलेक्ट करना है। और एक होंगे 2 मार्क्स के, एक होगा 4 मार्क्स का। तो कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एमसीक्यू हो गया 1 मार्क्स का, और 2 नंबर के कितने और 4 के कितने पूछे जाएंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल से। तो शेयर कैपिटल से एमसीक्यू पूछे जाएंगे 2, और यहां से पूछ जाएगा 1, और 2 मार्क्स के यहां से पूछ जाएंगे 3, यहां से 2, और यहां पर 1 और 1 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो नंबर कितने बढ़ेंगे? यहां पर एक एक नंबर का है, तो हो गए 2 मार्क्स, यहां पर 1, और ये 2 मार्क्स के हैं, तो यहां हो गए 6, और यहां पर हो गए 4, और ये 4 मार्क्स के हैं, तो 4 और 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। तो शेयर कैपिटल से बन गए 6 और 4 10 और 2 12 मार्क्स, और डिवेंचर से बन गए 4 और 4 8 और 1 9 मार्क्स, और टोटल हो गया अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 21 मार्क्स का। तो ये आपको मैंने बताया। अब हम जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है? तो कंपनी के बारे में जानने से पहले हमारे को जानना पड़ेगा कि कंपनी का ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन मतलब इसका उद्गम कैसे हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया, व्यवसायिक संगठन का प्रारूप। तो इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। तो हम ले लेते हैं ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड, मानवीय आवश्यकताएं हमने ले ली। अब हम क्या करते हैं, पुराने समय में चलते हैं, प्राचीन समय में चलते हैं। तो उस वक्त क्या होता था कि ह्यूमन नीड क्या होती थी? लिमिटेड, जरूरतें बहुत कम होती थी। तो जब जरूरत कम होती थी तो उन जरूरतों को सोल ट्रेडर ही पूरा कर देता था, और सोल ट्रेडर के द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता था उसको बोलते थे सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड क्या होता है? जहां पर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप एक ही व्यक्ति की होती है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेड। तो वो उनकी जरूरतों को क्या कर देता था? पूरा कर देता था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, उनको रोजगार के अवसर जो है मिलने लगे, तो जो ह्यूमन नीड है उसमें क्या हो गया? इंक्रीज। वो ह्यूमन नीड्स जो मानवीय की जरूरत थी वो बढ़ी, जो बढ़ी तो उसके साथ क्या बढ़ी? डिमांड। तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ गई तो सोल ट्रेडर के पास एक चुनौती आ गई उस डिमांड को पूरी करने में। अब कैसे आई? क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो जो बिजनेसमैन होता है उसको सप्लाई भी क्या करनी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। तो ऐसे कई प्रॉब्लम लग पड़ी, यानी जैसे लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसके साथ साथ फिर मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम लग पड़ी, यानी लैक ऑफ कैपिटल जो आपको मैंने बताया। इसके साथ साथ रिस्क, ऐसी कई प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ी सोल ट्रेडर को। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ह्यूमन की जो नीड है वो क्या होगी? इंक्रीज। फिर सोल ट्रेड के बाद किसका ओरिजिन हुआ? वो हो गया पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म वो अस्तित्व में आई। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जिसमें मिनिमम होते हैं 2 मेंबर एंड मैक्सिमम होते हैं 50 मेंबर। तो इस संगठन में
इसकी अपेक्षा ज्यादा कैपिटल होती है, इसकी अपेक्षा काफी अच्छा जैसे जो है मैनेजमेंट होता है, और इसमें जो रिस्क है वो भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इन जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस चुनौती का क्या कर दिया, सामना कर दिया, और जो जो डिमांड थी उतनी कर दी, उनको सप्लाई कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ, और ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, ठीक है, और जो बिजनेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो जब बिजनेस इंक्रीज हुआ तो फिर जो चुनौतियां सोल ट्रेडर को आने लगी वही पार्टनर्स को क्या लगी, क्रिएट होने लगी, वही उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब कैसे कैसे, क्योंकि जब ह्यूमन नीड्स इंक्रीज होगी तो जो डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जैसी कमी सोल ट्रेडर को थी वैसी ही कमी किसको होने लगी, पार्टनरशिप फर्म को होने लगी। तो फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी कि जिसमें ये कोई भी कमी ना हो। तो फिर ओरिजिन हुआ कंपनी का। कंपनी क्या हुई, अस्तित्व में आई। तो इस जो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये सारी की सारी कमियों को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसके पास जो है जो लैक ऑफ कैपिटल यहाँ थी, तो यहाँ पर जितनी मर्जी जो है कंपनी में क्या हो सकती है, कैपिटल आ सकती है, जनता से क्या कर सकती है, ले सकती है। और जो मैनेजमेंट का था, तो जब पैसा होगा तो मैनेजमेंट भी क्या होगा, अच्छे तरीके से कराया जा सकता है, ठीक है। एक एक्सपर्ट को हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जब भी हमने जितना मर्जी स्केल में काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं। और इस संगठन में जो ये जो दोस्त था अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का, तो इसमें लाइबिलिटीज भी क्या होगी, लिमिटेड, कि जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उतने का ही आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही आप लायबल हैं। तो अब कैसे कैसे अस्तित्व में आया वो आपको बोला मैंने। सोल ट्रेड के बाद आया था पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद आ गया कंपनी। लेकिन इन तीनों का जो है अपना अपना अस्तित्व है। अगर हमने स्मॉल बिजनेस करना है, छोटा व्यापार करना है, तो उसके लिए सोल ट्रेड ठीक है। अगर हमने मीडियम लेवल का करना है तो उसके लिए पार्टनरशिप काफी बेस्ट है। और अगर हमने लार्ज स्केल का करना है तो उसके लिए कौन सा है, कंपनी बिल्कुल बेस्ट है। तो कंपनी ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे जो एक कंपनी है वो अस्तित्व में आई। तो कंपनी का जन्म कैसे हुआ, पार्टनरशिप में जो कमियां आई तो उन कमियों को दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ, कंपनी का जन्म हुआ। तो अब हम जानते हैं कंपनी का मीनिंग। कंपनी, मीनिंग ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का जो डेफिनेशन है वो दी गई हुई है कंपनी एक्ट 2013 में। तो 2013 जो कंपनी का एक्ट है वो डिफाइन करता है कंपनी को कि क्या है। तो जो लेटेस्ट जो एक्ट है वो है 2013, और जो ओल्ड एक्ट था इससे पहले जो था वो था 1956। तो 2013 में क्या बात कही हुई है कंपनी के बारे में, तो वो मैं आपको बताता हूं। कंपनी मीन्स a company formed and registered under Company Act 2013 or an existing Company Act। तो 2013 में जो कंपनी एक्ट है उसमें क्या डेफिनेशन दी गई है, तो वो बोलता है ए कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो उसमें ये बात कही हुई है कि कंपनी क्या है, जिसका जो निर्माण है, ये जिसका जो पंजीकरण है वो कंपनी एक्ट 2013 के अधीन होना चाहिए, और एन एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट। तो जो मतलब इससे पहले जो क्या था, कंपनी एक्ट था, जैसे 1956 था, उससे पहले भी जैसे जो है कई एक्ट थे, तो या तो उन एक्ट के अधीन होना चाहिए। तो जिसकी स्थापना, जिस कंपनी की स्थापना 2013 से पहले हुई है, तो जो उस समय अधिनियम था उसके
अंडर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, या जिन कंपनियों की स्थापना 2013 के बाद हुई है तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, तो उसको हम बोलेंगे कंपनी। तो इससे सिर्फ इसकी एक ही फीचर जो है क्रिएट हो रही है, यहाँ से उसका पता चल रहा है कि बस जैसे हमारे को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, लेकिन इससे जो है कंपनी का मीनिंग जो है क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं अब आपको बताता हूँ एक काफी अच्छी डेफिनेशन, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law with separate legal entity, perpetual succession, limited liabilities, transferable share with common seal। तो ये मैंने मीनिंग लिखा कंपनी का। तो क्या मीनिंग लिखा मैंने, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है, विधान द्वारा निर्मित, लॉ हो गया विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, कृत्रिम। विद सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है। परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी जीवन काल है। लिमिटेड लाइबिलिटीज, जो दायित्व है वो सीमित है। और ट्रांसफरेबल शेयर्स, और अंश जो है हस्तांतरणीय है। एंड विद कॉमन सील्स, और अपनी क्या है, एक सारा मुद्रा है। तो कंपनी क्या है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है, स्थायी जीवन काल है, सीमित दायित्व है, और अंश हस्तांतरणीय है, और अपनी एक सारा मुद्रा है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट क्या कर दी, कंपनी की डेफिनेशन बता दी। तो अब हम जानते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। इसकी विशेषताएं, तो कंपनी की विशेषताएं क्या है। अब जो फीचर्स होती है वो मीनिंग में ही क्या होती है, इंक्लूड रहती है। तो हम यहीं से जो है इसकी फीचर्स निकालेंगे। तो आपको मैं जो सारे के सारे पॉइंट है डिटेल में बताता हूं। तो जो कंपनी एक्ट 2013 में जो बोला हुआ है, यहां पर बात कही हुई है रजिस्ट्रेशन की। तो फर्स्ट फीचर ये हो गई कि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी। तो फर्स्ट फीचर यहां से निकल गई, रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। तो वो होना चाहिए या तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, या इससे पहले जो भी कंपनी एक्ट था उसके अंडर होना चाहिए। तो फर्स्ट फीचर आपको कंप्लीट होगी होनी। इसके बाद अब हम सेकंड करते हैं। तो सेकंड हो गई ये आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये क्या है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसको समझाता हूं। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि इसको जन्म देने वाली कोई मां नहीं है। इसका जन्म किसके द्वारा हुआ है, विधान द्वारा। ठीक है, तो इसका जन्म जो है किसी मां के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जन्म नेचर के द्वारा नहीं हुआ है। इसको जन्म देने वाले कौन है, लॉ, कानून है। इसका जन्म किसके द्वारा हुआ है, विधान के द्वारा। ठीक है, तो इसको जन्म देने वाला कौन है, कानून। इसको जन्म देने वाली जो है मां नहीं है। तो इसलिए ये कैसा हुआ, कृत्रिम व्यक्ति हो गया, जिसको किसने बनाया है, विधान ने। और थर्ड जो है फीचर्स हो गई सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसको बोलते हैं इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। पृथक मतलब जो कंपनी है वो अलग होती है और उसको चलाने वाले क्या होते हैं, अलग। अगर कंपनी को कोई नुकसान हो जाए तो उसका इफेक्ट चलाने वाले के ऊपर नहीं पड़ता। अगर जिसने चलाई हुई है कंपनी, जिसने इन्वेस्ट किया है, उसको कोई नुकसान होता है तो उसका इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ता, जो आपका कंपनी को नहीं पड़ता। जबकि सोल ट्रेड और जो आपका पार्टनरशिप था उसमें वैसा नहीं होता। इसमें जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, लेकिन इसमें सेपरेट था।
तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी अपने नाम से एसेट्स को ले सकती है, अपने नाम से किसी के विरुद्ध जो है कोई मुकदमा कर सकती है, अपने नाम से जो है अकाउंट ओपन कर सकती है, मतलब अपने नाम से सारी की सारी पेमेंट्स कर सकती है और अपने नाम से ही रिसीव कर सकती है। तो कंपनी अलग है और उसको चलाने वाले क्या है, अलग। तो सेपरेट लीगल एंटिटी ये हो गया। एंड परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है स्थायी जीवन काल। जो जीवन काल होता है सोल ट्रेड का और पार्टनरशिप का, वो स्थायी नहीं होता है, वो अस्थायी होता है। ये बिजनेस जो है कभी भी क्या हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किए थे। लेकिन जो कंपनी है उसका जो जीवन काल है, जो सक्सेशन है, वो क्या होता है, स्थायी। ये लंबे समय तक जो है चलता है। इसलिए कहा गया है कि मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट कंपनी गोज फॉर एवर। कोई इस तरह से चाहे कोई आता रहे, कोई चाहे जाता रहे, उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई आ रहा है, जा रहा है, कंपनी चलती रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं डालता है कोई मेंबर। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटीज। तो जो सोल ट्रेड थे और पार्टनरशिप थे उनमें होती थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब इसमें क्या है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज। तो लिमिटेड क्या होता है कि इसमें अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो जिन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है बस उतना ही क्या होगा, उनका लॉस होगा। ठीक है। तो लिमिटेड का मतलब होता है कि लिमिटेड होता है एक तो जितना उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उतना, या तो उन्होंने जितनी गारंटी दी हुई है उतना, तो उतना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और अनलिमिटेड का मतलब होता है कि जब लॉस हो गया तो लॉस को पहले जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है उससे पूरा किया जाएगा, और फिर अगर पूरी नहीं होती है तो पर्सनल एसेट्स को भी क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज में पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जाता है ट्रांसफरेबल शेयर। तो एक फीचर्स ये हो गई। तो ट्रांसफरेबल शेयर, तो कंपनी में क्या कर सकते हैं, हम अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना जो शेयर्स है, जैसे मैंने कंपनी के क्या किए हुए शेयर्स लिए हैं, मेरे को जैसे ही जरूरत पड़ती है पैसे की तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी दूसरे को कर सकता हूँ, तुरंत बेच सकता हूँ। और जो दूसरा है उसको भी जरूरत पड़ जाती है तो तीसरे को कर सकता है, बेच सकता है। तो एक ये भी हमारे पास क्या है, काफी बड़ी फैसिलिटीज है। और इसके बाद कॉमन सील। अब कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए एक व्यक्ति की तरह तो अपने साइन कर नहीं सकती, तो इसलिए वो क्या करती है, अपनी कॉमन सील, जिसको मोहर, जिसको हम सारा मुद्रा बोलते हैं, उसका क्या करती है, यूज करती है। तो जब भी कोई प्रलेख जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कंपनी की जो है सार मुद्रा, जो कॉमन सील है वो लगती है, तो वो जो मतलब आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। तो हमने डिस्कस कर ली इसकी फीचर्स, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कंपनी और उसकी फीचर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको और बातें बताता हूँ कंपनी के बारे में। तो हमने इसकी फीचर्स एंड मीनिंग क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम जानेंगे कि कंपनी के पास या कोई भी हमने बिजनेस को चलाना है उसके पास पैसा कहां कहां से आता है। कंपनी, तो जो भी हमारे पास बिजनेस है, चाहे वो सोल ट्रेड है, चाहे वो पार्टनरशिप है, जो भी बिजनेस है उसमें एक मतलब इन्वेस्ट करता है ओनर, जो उसको चला रहा होता है, जो मालिक होता है, और एक करते हैं आउटसाइडर। ठीक है। तो कंपनी के पास भी दो प्रकार से जो है पैसा आता है। तो एक होता है ओनर का, इसको हम बोलते हैं ओन्ड कैपिटल, एंड दूसरा हम जो है बोल सकते हैं बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल। तो ओन्ड कैपिटल क्या होती है, जो कंट्रीब्यूट की होती है पब्लिक ने, कंट्रीब्यूट बाय पब्लिक, जो पब्लिक से ली हुई है, किसने, कंपनी ने बिजनेस के लिए, उसको हम बोलते हैं ओन्ड कैपिटल। एंड जो क्या की होती है, जो ओनर से नहीं, जैसे बाहर से ली होती है, जैसे बैंक से ले लिया लोन या डिवेंचर इशू कर दिए, तो वहां से जब लेंगे तो उसको हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल क्या करनी पड़ती है, कंपनी को जो उधार ली होती है वो वापस करनी पड़ती है। तो अब हम एक पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में, एक पढ़ेंगे डिवेंचर के बारे में, और आपको मैंने शुरू में बताया यहां से 12 मार्क्स का और यहां से किसका आएगा, 9 मार्क्स का। ये कंपनी कैसे जो है कैपिटल लेती है और कैसे डिवेंचर जो है इशू करती है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस
करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया कि कंपनी जो है दो तरह से करती है, कैपिटल लेती है। एक जो है, एक होती है ओन्ड कैपिटल, एक होती है बोरोड। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम जानते हैं कि जो कैपिटल है, कैपिटल के बारे में आपको बताता हूं मैं। कैपिटल, जैसे हम मानते हैं कि हमने कंपनी को चलाना है और हमारे पास चाहिए 1 करोड़ की कैपिटल, तो हम लिख देते हैं 1 करोड़। तो ये हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ की हमारे पास क्या चाहिए, कैपिटल। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए। अब क्या एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक व्यक्ति के पास जो है सपोज 20 लाख है, कितना है, 20 लाख है। ठीक है, तो वो क्या कंपनी चला सकता है? नहीं चला सकता है, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए जो उसके दिमाग में चल रहा है बिजनेस, उसको चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन उसके पास क्या है, 20 लाख है। तो क्या कर सकते हैं, वो एक कंपनी की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया, कंपनी की स्थापना कर दी। अब क्या करेंगे, उस 1 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए, अब उस 1 करोड़ को कोई नहीं दे सकता है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस 1 करोड़ के टुकड़े करने पड़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, ताकि हमारे को वो हिस्सा क्या मिल जाए। ठीक है, ताकि हमारे पास 1 करोड़ इकट्ठा हो जाए। तो जो हम पार्ट करते हैं वो होता है 10 रुपीज टू 100 रुपीज। इसमें हम जो है कर देते हैं 10 और 100 के बीच में हम पार्ट कर देते हैं, मैक्सिमम जो कंपनीज करती है। तो जो पार्ट है उसकी वैल्यू रख देती है 10 या 100 रख देती है। तो हमने ऐसा माना कि हमारी कंपनी ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 रुपीज के। तो अब कितने जैसे इसके पार्ट बनेंगे, ये हमारी कैपिटल है रुपीज में, और एक पार्ट की हमने वैल्यू कितने रख दी, 10 रुपीज। तो हमारे पास अब कितने शेयर बने, तो हम शेयर में कन्वर्ट करेंगे। शेयर बड़े ध्यान से देखना है, हमारे पास 1 करोड़ की है और उसको इकट्ठा करने के लिए हमने इसके पार्ट कर दिए। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास हो गए 10 लाख। तो 10 लाख हमारे पास हो गए शेयर। ये कैपिटल नहीं हुई, ये हुई शेयर। और जो कैपिटल है, शेयर जो कैपिटल है वो कितनी है, वो हमारे पास 1 करोड़ की है। तो 1 करोड़ को हमने 10 से डिवाइड किया, जो हमने वैल्यू रखी, और कितने बन गए, हमारे पास 10 लाख शेयर बन गए। ठीक है, तो जब हम कंपनी की जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे को फिर पैसा इकट्ठा करना क्या हो जाएगा, इजी। इससे ऐसा होगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली का है वो भी क्या कर सकता है, कंपनी का मालिक बन सकता है, वो भी कुछ पैसा क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसलिए हमने पैसे को इकट्ठा करने के लिए जो हमारी पूंजी है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इन छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे हम, शेयर। और जो फिर इनको परचेज करेंगे उनको बोलेंगे शेयर होल्डर। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपनी पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देती है और उन छोटे छोटे भागों को क्या बोलते हैं, हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज जिसके दिमाग में आइडिया था कंपनी चलाने का, उसके पास कितना लाख था, 20 लाख था। तो 20 लाख था, अब वो कितने शेयर ले सकता है, तो 20 लाख उसके पास रुपीज है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे हम, तो वो क्या कर सकता है, कंपनी के 2 लाख जो शेयर क्या कर सकते हैं, वो परचेज कर सकता है। बन गए शेयर। कितने शेयर परचेज कर सकता है, 2 लाख। तो 2 लाख शेयर क्या कर देगा, वो परचेज कर देगा। और फिर बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 8 लाख शेयर। तो 8 लाख शेयर जो है वो बाकियों को कर सकता है, बेच सकता है। तो उसका जो शेयर है वो 10 लाख में कितना हो गया, मतलब 2 लाख। तो इसका मतलब उसका शेयर हो गया कंपनी में 20%। कितना हो गया, 20%। तो 20% का वो मालिक बन गया। तो इसलिए जब वो बिजनेस रन होगा तो जितने कंपनीज को प्रॉफिट होंगे उन प्रॉफिट में उसको कितना हिस्सा मिलेगा, 20% हिस्सा मिलेगा। तो आपको मैंने बता दिया कि जो कंपनी की पूंजी को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इन छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं हम, अंश। और जो इनको खरीदता है उनको अंशधारी बोलते हैं। और जितना जिसने शेयर्स खरीदा हुआ है, जितना जिस परसेंट में खरीदा हुआ है, फिर कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो उसी परसेंट में क्या कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। तो कंपनी के जो अब शेयर है
अब आपको बताता हूं कि जो सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेसमैन, उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। तो आपने बैलेंस शीट देखी होगी सोल ट्रेड की, उसमें हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। और जब पार्टनरशिप फर्म में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, तो अमाउंट जो इन्वेस्ट होता है ओनर के द्वारा, उनको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर, उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। तो सोल ट्रेड में जो अमाउंट लगाया है, इन्वेस्ट किया ओनर ने, उसको कैपिटल बोलेंगे। और पार्टनरशिप फर्म में जो अमाउंट लगाया है, उसमें हम उनका नाम लिखेंगे। एक एज कैपिटल या बीज कैपिटल या सीज कैपिटल, ऐसे सब लिखते हैं। लेकिन यहां पर कंपनी में, तो कंपनी में हजारों और लाखों लोगों ने क्या किया होता है? पैसा लगाया होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, उनके नाम नहीं लिख सकते। तो इसलिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? शेयर कैपिटल का। क्योंकि शेयर से हमारे को पैसा इकट्ठा हुआ है, तो हम किसका यूज करते हैं? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का यूज करते हैं। तो यहां पर हम सबके नाम लिखते हैं। तो आपको बोला सोल ट्रेड में एक अकेले चला रहा, तो हम कैपिटल लिखेंगे। पार्टनरशिप में एस की कैपिटल, बीस की कैपिटल, सीज की कैपिटल, ऐसे लिखते हैं। जबकि यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले काफी लोग होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर उनके नाम लिख सकते हैं। तो इसलिए ये जो पूंजी है, ये हमारे को इकट्ठी किससे हो रही है? शेयर से। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो जो शेयर कैपिटल है, अब जो शेयर है वो हमारे पास होते हैं टू टाइप्स के। एक होते हैं इक्विटी, एक होते हैं प्रेफरेंस। इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको सुनना ध्यान से। इक्विटी क्या होते हैं? जिनको डिविडेंड फिक्स्ड नहीं मिलता, जो फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। और प्रेफरेंस क्या होते हैं? जिनका रेट जो है डिविडेंड का फिक्स होता है। और जब बात करते हैं देने की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड दिया जाता है। जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, प्रेफर, इनको पहले मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा बाद में मिलेगा। और एक और बात, जब कंपनी बाइंडिंग अप हो जाएगी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। और जो कंपनी के जो एक्चुअल में ओनर होते हैं, असली जो मालिक होते हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, तो वो कौन करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर ही मैनेजमेंट करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैनेजमेंट का जो है अधिकार नहीं होता, ना इनको वोटिंग राइट मतलब जैसे मिलता है। तो वोट देने का अधिकार भी इनको ही होता है। तो अब मैं एक और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि सोल ट्रेड में जो बिजनेसमैन है, उसका कैसा रिलेशन होता है मैनेजमेंट में? डायरेक्ट रूप से वही मैनेजमेंट करते हैं सोल ट्रेड में। पार्टनरशिप फर्म में भी जो पार्टनर है वो डायरेक्ट बिजनेस मतलब कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन इसमें यहां आगे शेयर होल्डर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल का निर्माण करते हैं इनमें से। और संचालक मंडल क्या करता है? मैनेजमेंट। संचालक मंडल क्या करता है? मैनेजमेंट। तो यहां पर जो भी उनका मैनेजमेंट हुआ, वो कैसे? डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट रूप से मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनाता है? शेयर होल्डर। तो मैनेजमेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन उसके पीछे कौन होगा? शेयर होल्डर। तो आपको एक ये बात भी जैसे जो मैं बताई कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में डायरेक्ट जो चला रहे हैं वो मैनेजमेंट करते हैं, इसमें इनडायरेक्ट रूप से करते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम जो है अब इक्विटी और प्रेफरेंस में भी क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। इनका रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी में फिक्स नहीं होता, इनमें क्या होता है? फिक्स होता है। और इनको पहले मिलता है, प्रेफरेंस को इनको बाद में मिलता है। जब कंपनी खत्म हो जाए तो इनको सबसे पहले पेमेंट होती है, प्रेफरेंस को इनको बाद में मिलती है। और ये क्या होते हैं? ये एक्चुअल में ओनर होते हैं, और यही क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। ये एक्चुअल के ओनर नहीं होते, और इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। तो वोटिंग राइट किसको मिलता है? इक्विटी को ही। तो ये मैंने इनमें डिफरेंस भी बता दिया। अब आपको मैं बता देता हूं प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव को हिंदी में बोलते हैं संचयी, पूर्वाधिकारंश और असंचयी। तो संचयी होते हैं जिनको अगर हम किसी वर्ष लाभांश ना दे पाए, तो उनको अगले वर्ष जो है इकट्ठा दे दिया जाता है, पिछला भी। जैसे
₹1000 डिविडेंड बन रहा है, इनको डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हो। तो अगर लॉस हो गया तो इनको फिर अगले साल क्या कर दिया जाएगा, इकट्ठा पिछला भी दे दिया जाएगा, तो उन्हीं को मिल जाएगा जो कम्युनिटी होंगे। और नॉन कम्युनिटी में होता है ऐसा कि जिनको अगर पिछले साल नहीं दिया तो उनको पिछले साल का आगे नहीं दिया जाएगा, उनको अगला ही दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड होता है पार्टिसिपिंग एंड फोर्थ होता है नॉन पार्टिसिपिंग। तो पार्टिसिपिंग होता है जिनको एक तो जो रेट मिल रहा है वो तो मिलेगा, लेकिन कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाए तो उनमें भी उनको हिस्सा मिलता है, उनको पार्टिसिपिंग। और जिनको एक्स्ट्रा हिस्सा ना मिले उनको क्या बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ मतलब एक होते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो रिडीमेबल होते हैं ऐसे जिनका कंपनी क्या कर देती है, जीवन काल में अपना क्या कर देती है, भुगतान कर देती है, जो इनकी पूंजी है उनको वापस कर देती है, उनको बोलते हैं रिडीमेबल। और जिनकी पूंजी वापस नहीं की जाएगी उनको डिविडेंड क्या करते जाएगा, दिया जाएगा, और जब कंपनी समाप्त हो उस वक्त उनकी पूंजी वापस की जाएगी, उनको बोलते हैं रिडीमेबल। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है एक होते हैं कन्वर्टेबल, एक नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल होते हैं जिन प्रेफरेंस शेयर्स को एक राइट होता है कि ये जब चाहे पूर्वाधिकार से प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी बन सकते हैं, तो उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल। और जिनको ये राइट ही नहीं मिलता है कि वो प्रेफरेंस ही रहेंगे, वो कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।